नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा ऐसी रकम की कल्पना कीजिए जिसमें इतने जीरो हैं कि आम इंसान गिनते गिनते शायद भूल ही जाए। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐतिहासिक फंड ट्रांसफर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को दिया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है। एक तरफ ये रिकॉर्ड तोड़ पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन्स के बीच हमारा रुपया लगातार दबाव झेल रहा है। तो चलिए इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक भूल भुलैया को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे इस आंकड़े की गहराई में चलते हैं। 2,86,588 करोड़ रुपए। जी हां, यही वो असल रकम है जिसे 2 मई को आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। मतलब ये अमाउंट इतना बड़ा है कि हमारे देश के कई राज्यों का तो पूरे साल का बजट भी इससे कम होता है। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 2.68 लाख करोड़ था और इस बार तो इसने एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ही बना दिया है। लेकिन यहां हम एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देख रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो हमारा सेंट्रल बैंक इतने भारी मुनाफे में है कि रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार स्ट्रगल कर रहा है। वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है, हॉर्मुज का ब्लॉकेड है और ऑयल प्राइसेस जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, इन सब ने पूरी इकोनॉमी का एक तरह से स्ट्रेस टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब करेंसी इतने दबाव में है तो सेंट्रल बैंक के पास इतना बम्पर पैसा आखिर कहां से गया? इस सवाल का जवाब छुपा है आरबीआई के उस खजाने में जिसके आय के स्रोत को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि आरबीआई के पास जब पैसे की कमी होती है तो वो बस मशीन चालू करके नए नोट छाप देता है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आरबीआई के इस ऐतिहासिक मुनाफे के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि ये शुद्ध अकाउंटिंग है। इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, सोने की कीमतों में आया ऐतिहासिक उछाल। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में की गई बहुत ही स्मार्ट ट्रेडिंग, यानी सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। और तीसरा कारण है डॉलर इंडेक्स में आई लगभग 10% की गिरावट। आइए इन फैक्टर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 60% के आंकड़े ने पूरी तस्वीर कैसे बदल कर रख दी। इकोनॉमी की भाषा में इसे रिवैल्यूएशन गेन कहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार के पास 5 लाख रुपए का सोना रखा हुआ है। कुछ सालों बाद मार्केट में उसी सोने की कीमत बढ़कर 8 लाख रुपए हो जाती है। अब भले ही उस परिवार ने वो सोना बेचा नहीं है, लेकिन कागजों पर उनकी नेटवर्थ 3 लाख रुपए बढ़ गई ना। बिल्कुल यही आरबीआई के साथ हुआ है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हजारों टन सोना रखा है। जब सोने के दाम में 60% की बढ़ोतरी हुई तो बिना एक भी ग्राम सोना बेचे आरबीआई की बैलेंस शीट पर कई हजार करोड़ का पेपर प्रॉफिट जुड़ गया। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग ने भी इस मुनाफे में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता के डेटा को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने जिस एवरेज कॉस्ट पर डॉलर खरीदे थे वो लगभग 82 रुपए था, और फिर जब मार्केट में रुपए पर प्रेशर आया और डॉलर महंगा हुआ तो आरबीआई ने वही सस्ते खरीदे हुए लगभग 166 बिलियन डॉलर्स हायर रेट्स पर मार्केट में बेचे। सीधे शब्दों में कहें तो सस्ते में डॉलर खरीदना और महंगे में बेचना, इस स्मार्ट ट्रेड ने आरबीआई को एक बहुत बड़ा मार्जिन दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा एक्स्ट्रा पैसा सरकार के पास पहुंचता कैसे है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है जिसे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क या शॉर्ट में ईसीएफ कहते हैं। आप इसे किसी भी परिवार के इमरजेंसी फंड या रेनी डे फंड की तरह मान सकते हैं। जैसे हम लोग अपनी पूरी कमाई खर्च नहीं करते और बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते हैं, ठीक वैसे ही आरबीआई को भी अपनी टोटल बैलेंस शीट का एक तय हिस्सा इमरजेंसी रिस्क फंड के तौर पर हमेशा बचाकर रखना होता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस नियम का इस्तेमाल कैसे किया गया। इस इमरजेंसी फंड को कंटिंजेंट रिस्क बफर कहा जाता है और नियम के मुताबिक इसे 4.5 से 7.5% के बीच रखना जरूरी है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने इसे 7.5% की अपर लिमिट पर रखा हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आरबीआई ने फैसला किया कि इसे घटाकर 6.5% कर दिया जाए। बस इस बफर लिमिट को 1% कम करते ही वो सारा रुका हुआ पैसा आजाद हो गया और सरकार के खाते में ये 2.25 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम विंडफॉल आ गया। अब ये जो भारी भरकम रकम सरकार को मिली है, ये मौजूदा हालात में सरकार के लिए किसी लाइफ जैकेट से कम नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर कितनी अनिश्चितता है
ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है और हम जानते हैं कि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 80% तेल बाहर से ही मंगाते हैं। ऐसे में ये पैसा सरकार को बहुत बड़ी राहत देगा। सरकार ने अपने बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत सरकारी कंपनियों और रिजर्व बैंक से कुल 3.16 लाख करोड़ रुपए मिलने का टारगेट रखा था। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ इस एक अकेले 2.87 लाख करोड़ के ट्रांसफर ने उस टारगेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही झटके में पूरा कर दिया। अब सरकार के लिए बजट का ये पूरा गणित काफी आसान हो गया है। और इसका असर सिर्फ सरकारी खातों तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये इकोनॉमी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू करता है। देखिए, स्टेप 1, सरकार इस पैसे का इस्तेमाल अपने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करने में करती है। इसके बाद स्टेप 2, क्योंकि सरकार के पास अब पैसा आ गया है तो वो मार्केट से कम उधार लेती है। फिर आता है स्टेप 3, जब सरकार मार्केट से कम उधार लेगी तो जाहिर है कि बैंकों के पास प्राइवेट सेक्टर और आम लोगों को लोन देने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। और आखिरी स्टेप, मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी बनी रहेगी जिसके इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि हाईवे और रेलवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिना किसी फंडिंग के रुकावट के चलते रहेंगे। तो एक तरफ तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा घबराहट पैदा करता है, और वो है गिरता हुआ रुपया। जब भी ये खबर आती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो एक साइकोलॉजिकल डर सा बैठ जाता है कि क्या होगा अगर रुपया 100 के पार चला गया। इसी डर के बीच 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही अहम हो जाता है। उनका साफ कहना है कि देखिए, $100 सिर्फ एक नंबर है, बिल्कुल 99 या 101 की तरह। वो चेतावनी देते हैं कि अगर आरबीआई 100 के इस साइकोलॉजिकल मार्क को बचाने के लिए जबरदस्ती मार्केट में अपने डॉलर बेचेगा तो हम 1991 की तरह अपने सारे फॉरेन रिजर्व्स को खाली कर बैठेंगे। कई लोगों को 2013 का वो करेंसी क्राइसिस आज भी याद होगा और लोग अक्सर आज की स्थिति की तुलना उसी दौर से करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि 2013 और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच गया था, लेकिन आज आरबीआई के बेहतरीन मॉनेटरी मैनेजमेंट की बदौलत इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है। हमारी आज की इकॉनमी इतनी मजबूत है कि वो करेंसी के गिरने से आने वाले हल्के फुल्के इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पनगड़िया जी का ये लॉजिक एक पूरी टाइमलाइन में कैसे काम करता है। मान लीजिए पहले दिन ग्लोबल ऑयल शॉक आता है तो रुपया प्राकृतिक रूप से गिरता है, लेकिन कुछ महीनों बाद यही कमजोर रुपया हमारी एक ताकत बन जाता है। कैसे? क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारत में चीजें सस्ती हो जाती हैं। उनके $1 की परचेजिंग पावर हमारे यहां बढ़ जाती है और फिर नतीजा यह होता है कि 1 साल के अंदर अंदर वही विदेशी इन्वेस्टर्स सस्ते भारतीय एसेट्स खरीदने के लिए बहुत सारा एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेकर वापस आते हैं। अब इस पूरी साइकिल को नेचुरली चलने देने के लिए एक्सपर्ट्स एक और बहुत ज़रूरी सलाह देते हैं, और वो है कि हमें महंगे शॉर्टकट से बचना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि जब करेंसी गिरती है तो हाई इंटरेस्ट वाले एनआरआई डॉलर डिपॉजिट जैसी स्कीम्स लाने का बहुत दबाव बनने लगता है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ अमीर डिपॉजिटर्स को देश का पैसा ट्रांसफर करने जैसा है। इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें फंडामेंटल इकोनॉमिक्स को अपना काम खुद करने देना चाहिए। तो अब समय आ गया है कि हम इस पूरी कहानी के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ें और देखें कि कैसे ये सब मिलकर एक मजबूत आर्थिक ढाल बनाते हैं। अगर हम इन दोनों अलग अलग लगने वाले हिस्सों यानी आरबीआई का वो महाडिविडेंड और गिरता हुआ रुपया को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी के लिए एक अल्टीमेट इकोनॉमिक शील्ड तैयार करते हैं। यही है वो डुअल शील्ड स्ट्रैटेजी जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य बिंदु है। देखिए, एक तरफ आरबीआई का 2.87 लाख करोड़ का ट्रांसफर सरकार को वो फिस्कल कुशन दे रहा है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, और दूसरी तरफ रुपये को नेचुरली एडजस्ट होने देने से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स तो सुरक्षित रहते ही हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म में सस्ता रुपया विदेशी निवेश को भी आकर्षित करता है। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का डटकर सामना करने के लिए एक बेहद सॉलिड डिफेंस तैयार कर देता है। तो इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति के हर पहलू और डेटा को समझने के बाद अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या सेंट्रल बैंक को रुपए को 100 का आंकड़ा पार करने से रोकने के लिए अपने कीमती रिजर्व्स खर्च करने चाहिए, या फिर इसे नेचुरली गिरने देना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में विदेशी निवेश आ सके? इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।